नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी क्लास में। कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं आपका ये प्यारा सा उदय बैच। और इस उदय बैच के अंदर दोस्तों आप लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि जो सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी आज की इस क्लास को बिना समय को व्यर्थ करते हुए आप सभी के सामने स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने लगभग एक लेक्चर पहले आप सभी के साथ एक चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम है जलवायु। याद है आप सभी को दोस्तों? जी हां। और हम देखते हैं कि आपका जो भूगोल है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी पुकारते हैं, वहां पर हमें यह चैप्टर देखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है जलवायु। इसका अपन लोग एक लेक्चर कर चुके हैं और हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 को देख ले ताकि आपके लिए इस लेक्चर नंबर 2 को समझना बहुत ज्यादा आसान हो सके। ठीक, स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है जलवायु। भूगोल के अंतर्गत हमें यह चैप्टर देखने को मिलता है और काफी महत्वपूर्ण हमारा यह चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंतर्गत इस चैप्टर से बनते हुए हमें दिखते हैं। स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी आज की इस क्लास में अपन लोग किन बिंदुओं को पढ़ेंगे, किन किन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक रहे हैं उन सभी कारकों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा ये जो भारतीय मॉनसून है, भारत के अंदर बारिशों का आना किस तरीके से होता है ना, भारत के अंदर बारिशों का आना किस तरीके से होता है और उसी के साथ साथ भारत में बारिशों का जाना किस तरीके से होता है। तो बारिश किस समय के अंतर्गत आती हैं और भारत में बारिशें कहां से शुरू होती हैं, इसको एक एक कर हम लोग अपनी आज के इस क्लास में आप सभी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप काफी महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि आपके पेपर के संदर्भ में ये सभी बिंदु बनते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्यों ना हम लोग क्विकली अपना जो हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था ना उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं, चीजों को क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये है जलवायु, है ना, इस शब्द से संबंधित है। चैप्टर का नाम ही है जलवायु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। हमने जब अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने आपके सामने 2 शब्दों को रखा था, एक था मौसम और दूसरा था क्या दोस्तों, दूसरा था जलवायु। क्योंकि अगर हमने इन दोनों शब्दों को समझ लिया तो हमारे लिए इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई मौसम क्या होता है? देखिए मौसम आप देखते हैं कि किसी समय स्थिति में एक छोटे समय के लिए आप क्या देखते हैं दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र में छोटे समय की जो स्थिति होती है, छोटे समय की जो स्थिति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मौसम के नाम से पुकारते हैं। और जब बात की जाती है दोस्तों जलवायु की, तो जलवायु मुख्य तौर पर किसी विशेष क्षेत्र में आप देखते हैं कि बड़े समय की जो स्थिति होती है, जो लंबे समय तक रहती है, उसको हम लोग जलवायु के नाम से पुकारते हैं। सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए। चलिए इनके एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा आप जो देखते हैं कि सर्दी है, जिसे हम लोग विंटर के नाम से पुकारते हैं, क्या कुछ दिन रहती है, क्या कुछ हफ्ते रहती है? नहीं भाई, कम से कम आप देखते हैं कि 4 महीने रहती है। वहीं अगर आपसे बात की जाए दोस्तों कि हमारी जो गर्मी है, जिसे हम लोग समर के नाम से भी पुकारते हैं, आपको पता है कि मई के महीने से ये शुरू हो जाती है ना, और आप देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक ये आपको चलती हुई दिखती है। तो काफी गर्म आप देखते हैं कि गर्मी का समय भी काफी लंबे स्थिति तक हमें दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं कि जो हमारी बरसात या फिर जिसे हम लोग मानसून कहते हैं, ये भी एक लंबे समय तक हमें दिखती है। तो ऐसी जलवायु, ऐसी स्थिति किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जो लंबे समय तक बनी रहती है उसे जलवायु कहते हैं। और वहीं अगर बात की जाती है एक ऐसी स्थिति जो छोटे समय के लिए होती है, जैसे अगर हम लोग सर्दी का एग्जांपल दें, मान लीजिए कि अभी जनवरी का महीना है ना, और इस जनवरी के महीने में आप देखते हैं कि दोपहर के 1 बज रहे हैं। वैसे तो सर्दी के अंदर तापमान आप देखते हैं कि कम रहता है, ठंड रहता है, लेकिन अगर जनवरी में आप देखते हैं कि दोपहर के 1 बजे धूप निकल जाती है, तो आप ये नहीं कहते कि सर मौसम थोड़ा गर्म हो गया, स्वेटर उतार दें, है ना। लेकिन जैसे ही धूप चली जाती है तो आप देखते हैं कि दोबारा से ठंड बढ़ जाती है। तो मौसम आप देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में छोटे समय की जो स्थिति होती है उसे हम लोग मौसम कहते हैं। जैसे गर्मी में पूरा मौसम, पूरा जो आपका स्थिति है वो तो आप देखते हैं कि गर्म है, लेकिन कुछ समय के लिए आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो वो थोड़ा सुहाना या फिर ठंडा भी हो जाता है। तो मौसम और जलवायु के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उसी के साथ दोस्तों फिर हमने कुछ और चीजों को भी आप सभी के समक्ष रखा था। और वो क्या थी कि जो हमारे पूरे भारत की अगर बात की जाए, हमारे पूरे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर कितने हमें क्या दिख जाते हैं दोस्तों, हमें जलवायु के स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में हमें 4 आप देखते हैं कि हमारे देश में हमें जलवायु के स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग सर्दी, गर्मी, बरसात के नाम से पुकारते हैं, है ना। सर्दी, गर्मी, बरसात का आना और बरसात का जाना, इस तरीके से हम इसे देखते हैं।
हमने देखा था कि हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत ये जो अलग अलग हमें अब जलवायु की स्थिति दिख जाती है, सर्दी दिखती है, गर्मी दिखती है, बारिश दिखती है, इसके पीछे वजह होती है कि भारत में जो पूरा पूरा आप देखते हैं कि जलवायु का नया स्वरूप आ रहा है, इसके पीछे वजह है मॉनसून की। भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो ये हवाएं होती हैं ना, यही क्या करती हैं, भारत के अंदर सर्दी को, गर्मी को, हम देखते हैं कि बारिश को या फिर बारिश के आने और जाने को लेकर आती हैं। ठीक, और इनको हम लोग लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल्ड तरीके से समझ चुके हैं। और उसी के साथ साथ हमने लेक्चर नंबर 1 में ये भी देखा था कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर वहां की अगर हम लोग जलवायु को देखते हैं तो उसकी जलवायु को प्रभावित करने के कुछ कारक होते हैं। जैसे अगर आप किसी इलाके में ऊंचाई पर हैं, पहाड़ के क्षेत्र पर हैं, तो वहां पर आपको वहां का जलवायु अलग दिखेगा। वहीं अगर आप रेगिस्तान के पास हैं तो वहां का आपको जलवायु अलग दिखेगी। अगर आप समुद्र के पास होंगे तो वहां पर आपको ठंडी जलवायु मिलेगी, और अगर आप समुद्र से दूर होते चले जाएंगे तो वहां पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे ही हमने देखा था कि ये कुछ स्वरूप थे जिनकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी जलवायु होती है वो बड़े तौर पर हमें प्रभावित होते हुए दिखती है। और अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, आप सभी के साथ अपने लेक्चर नंबर जो ये हमारा 2 है इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और बहुत गहराई के साथ इन सभी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो हमारा प्यारा भारत है, अगर आप लोग दुनिया के मानचित्र को देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत, आप देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो अगर आप लोग देखते हैं तो दोस्तों, तो दुनिया का मानचित्र कुछ इस तरीके से है ना। और हम देखते हैं कि दोस्तों दुनिया के मानचित्र से हम देखते हैं कि एक रेखा हमें निकलते हुए दिख रही है, और इसी रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग देखें कि दुनिया के, है ना, कि भारत के लगभग बीच से होती हुई एक रेखा हमें गुजरती हुई दिख रही है। ये रही हमारी वो रेखा जिसे अपन लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग मुख्य तौर पर कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। ये जो रेखा है दोस्तों, इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया है दोस्तों, इस कर्क रेखा ने भारत को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। देखिए, ये ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तर भारत है और नीचे वाला भाग जो है ये हमारा दक्षिण भारत कहलाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि यहाँ का जो तापमान है, नीचे जो इस कर्क रेखा के नीचे आ रहा है, यहाँ पर अपेक्षाकृत थोड़ी कम गर्मी रहती है। यहाँ का मौसम, यहाँ का जो जलवायु है वो थोड़ी सुहानी रहती है। वहीं अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करते हैं, जो कर्क रेखा में ऊपर की तरफ दिखता है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि गर्मी में गर्मी भी बहुत ज्यादा है और सर्दी के अंदर यहाँ पर सर्दी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो हमारी पृथ्वी पर आप देखते हैं कि एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा ने हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। जो ऊपर वाला भाग है उसे हम लोग उत्तर भारत के नाम से पुकारते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसे हम लोग दक्षिण भारत के नाम से पुकारते हैं। अपेक्षाकृत जो उत्तर भारत होता है वहां ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड होती है। वहीं दक्षिण भारत के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों भारत की अगर हम लोग देखें कि हमारा जो प्यारा भारत है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि आप देखते हैं कि यहां पर ठंडी जलवायु भी देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग उत्तर भारत में हैं, और उत्तर भारत में अगर आप लोग चोटी वाले भाग पे जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। वहीं अगर आप लोग उत्तर भारत में आप देखते हैं कि दोस्तों राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत गर्मी दिख जाती है। ऐसे ही जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो आपको दिखता है कि यहाँ पर सुहाना मौसम देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर आप लोग उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, आप देखते हैं कि वहां की जो जलवायु है वो अपेक्षाकृत ज्यादा हरियाली वाली आपको दिखती है ना। तो एक ठंडा मौसम आपको उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो भारत आप देखते हैं कि एक रेखा के द्वारा 2 भागों में बटा है, जिसे कर्क रेखा कहा गया। इस कर्क रेखा की वजह से भारत के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो कर्क रेखा के नीचे वाले भाग है, जो कर्क रेखा में आप देखते हैं कि दोस्तों इसके नीचे आने वाले क्षेत्र हैं, यहां पर मौसम सुहाना है। इससे ऊपर वाले में आप देखते हैं कि मौसम अलग अलग परिस्थितियों में दिख रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडा है, वैसे अगर आप लोग मैदानी भागों में देखते हैं भारत में तो वहां पर गर्मी हमें थोड़ी ज्यादा दिख जाती है। ये अभी तक हमने आपके साथ इस बिंदु को डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द रखा हुआ है दोस्तों जिसे हम लोग अक्षांश कह रहे हैं। कृपया करके इसको समझ लीजिए कि अक्षांश होता क्या है। देखिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर हमने क्या किया है दोस्तों, मनुष्य ने 2 काल्पनिक रेखाओं को देखा है। एक कहलाती है दोस्तों अक्षांशीय रेखा, और दूसरी क्या कहलाती है दोस्तों, दूसरी कहलाती है देशांतरीय रेखा। वास्तविकता में, असलियत में नहीं है दोस्त। हम क्या देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी समझदारी के लिए इन 2 रेखाओं को मानचित्र पर उकेरना शुरू किया है। तो जो हमारी रेखा आप देखते हैं कि लेटी हुई होती है, इस तरीके की जो रेखाएं आप देखते हैं कि विश्व के मानचित्र पर होती हैं, इनको हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जो रेखाएं आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती हैं, इनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इनको हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो ये है देशांतरीय रेखा, और जो लेटी हुई रेखा है वो हमारी
अक्षांश रेखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारी कर्क रेखा है, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कशन किया था, पीछे आप और हम पढ़कर आए हैं, है ना, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? क्या ये अक्षांश रेखा है या फिर देशांतर रेखा है? आपको समझ में आ चुका है कि ये जो हमारी कर्क रेखा है ये एक अक्षांश रेखा है, ठीक। और इसने हमारे प्यारे भारत को दो भागों में बांट दिया, और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में हमें ठंडी और गर्म दोनों जलवायु देखने को मिल जाती है, और ये एक अलग प्रकार की विशेषता हमारे भारत को बताती है। क्योंकि अगर आप लोग देखें, दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे अगर आप लोग देखते हैं रशिया देश में, तो वहां पर ठंड ठंड है। यूरोप के अधिकतर देशों में आपको ठंड ही ठंड देखने को मिलती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर सर्दी गर्मी दोनों का एक संतुलित मिश्रण आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, है ना। अब भारत के अंतर्गत दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि भारत की जो ये जलवायु है, यहाँ पर ठंडी भी है गर्मी भी है। और भारत की जो ठंडी गर्मी जलवायु है ना, जो हमें दिखती है कर्क रेखा की वजह से, कि उत्तर भारत के जो भाग है वहां पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी में, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी, और दक्षिण भारत के अंदर सुहाना हमें मौसम दिखता है। अब भारत की जो जलवायु है ना, ये प्रभावित हो रही है, अलग अलग किस वजह से है, इसको समझ लेते हैं, है ना, कि उत्तर भारत की जलवायु अलग है, दक्षिण भारत की अलग है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है ऊंचाई, है ना दोस्तों। अब ये ऊंचाई किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रही है, इसे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं, तो भारत में उत्तर की तरफ देखिए, आप सभी को अब दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसके बारे में समझ लेना है। ये होती है हमारी उत्तर दिशा, ये कहलाती है हमारी दक्षिण दिशा, इधर की दिशा को हम लोग कहते हैं पूर्व, और इत्थे होता है दोस्तों हमारा पश्चिम, ठीक है जी हाँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, ये कहलाता है साउथ, ये कहलाता है हमारा ईस्ट, और ये कहलाता है हमारा वेस्ट, ठीक है जी हाँ। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक मानचित्र हूं, तो मेरा जो ऊपर का टॉप है, ये जो सर है, ये हमारा उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, है ना, इधर हम वेस्ट देखते हैं और इधर हम लोग अपना ईस्ट देखते हैं, ठीक। तो ये हमारी डायरेक्शन है दोस्तों, इसे कृपया करके आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर छाप लेना है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं, और भारत के मानचित्र में अगर हम लोग उत्तर की बात करते हैं, या फिर अगर हम लोग टॉप की बात करते हैं, तो दोस्तों उत्तर कहाँ है? यहां पर होगा ना, ऊपर की तरफ, जी हाँ। तो भारत में अगर हम लोग उत्तर की तरफ देखते हैं, तो वहां पर हमें दिखते हैं द ग्रेट हिमालयाज, हिमालय पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। और इन हिमालय पर्वतों की जो ऊंचाई है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले हमारे पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग भारत के विशाल तटीय क्षेत्र की अपेक्षाकृत ऊंचाई 30 मीटर है। तो अगर आप लोग देखें कि भारत में जो हमारे मैदानी, जब भारत के अंदर जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो हिमालय के क्षेत्र हैं, वहां पर जो पहाड़ हैं वो आपको दिखते हैं दोस्तों 6000 मीटर से भी ऊपर है। और वहीं पर अगर आप लोग देखें कि जो हमारे समुद्र के पास है, वो समुद्र से कितने ऊपर है, जैसे अगर आप लोग देखते हैं कि हमारा केरल हुआ, कर्नाटका हुआ, ये जो हमारे समुद्र के पास वाले राज्य है ना, यहां पर अगर आप लोग देखें कि ये समुद्र से कितने ऊपर है, तो ये समुद्र से मात्र 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो ऊंचाई है, कि कुछ क्षेत्र आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, ऊंचे होने की वजह से वहां की जलवायु अधिक है और वहां की जलवायु अलग है। ऐसे ही कुछ क्षेत्र जो हैं वो कम ऊंचाई वाले हैं, तो वहां की जलवायु हमें अलग देखने को मिलती है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय है, यहां से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है ना, वो उत्तर भारत में प्रवेश करने से रुक जाती है। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है, और हमारे भारत में आप देखते हैं कि उत्तर की तरफ हिमालय के पहाड़ है ना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र पर हिमालय के पहाड़ है। तो भैया जी यहां पर आपको दिखता है दोस्तों रूस, है ना, और रूस में दिखता है आपको साइबेरिया नामक इलाका। तो साइबेरिया से जो हवाएं होती है ना, वो ठंडी ठंडी हवाएं भारत में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो हमारा ये हिमालय पर्वत है, ये क्या करता है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत इन हवाओं को भारत में नहीं आने देता, और इसी वजह से भारत ठंड के मौसम में भी आप देखते हैं कि कम ठंडा होता है। वरना अगर आप लोग रूस को देखें, वहां तो बर्फबारी गिरने लग जाती है, बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा बर्फ वहां पर गिरती है, लेकिन भारत में ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखता। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम देख पा रहे हैं कि ऊंचाई की वजह से भी हम देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है, यहां पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिल रही है। दूसरी चीज कहलाती है दोस्तों वायुदाब, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग एयर प्रेशर के नाम से भी पुकारते हैं। और ये वायुदाब किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, भारत के अंदर जो हमारी मौसमी अवस्थाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि वो वायुदाब या फिर धरातलीय पवनों की वजह से भी प्रभावित होते हुए हमें दिख जाती है ना। तो ये जो बिंदु है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम देख पा रहे हैं कि ये जो वायुदाब है ना, ये क्या करता है दोस्तों, भारत को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। देखिए होता क्या है, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इसको डिस्कस कर आए हैं, है ना। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी ये हवाएं होती हैं, है ना, हमारी ये जो हवाएं होती हैं ये किस दिशा में चलती हैं, ये किस स्थिति में चलती हैं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो हवाएं हैं वो किस स्थिति में चलती हैं, तो ये आपको बताना है। हमें पता है कि हमेशा जो हमारी हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। उच्च वायु दाब से आप देखते हैं कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ आपको दिखता है कि हमारी जितनी भी हवाएं होती हैं ये हमें ट्रांसफर होते हुए दिखती हैं, है ना। और ये किस तरीके से होता है इसको अपन लोग अब समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि भैया गर्मी है ना, आप मान लीजिए कि गर्मी है और हम देखते हैं कि दोस्तों हमारी ये जो धरती है ना, ये क्या हुई दोस्तों, धरती जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से आप देखते हैं कि गर्म हो गई। फिर क्या होगा, अब सूरज की रोशनी की वजह से धरती भैया बहुत ज्यादा गर्म हो गई, और जब धरती गर्म हो गई तो धरती के आसपास जो हमारी जमीन थी इसके आसपास जो हवा थी ना, वो क्या देखते हैं आप दोस्तों, वो हवा धीरे धीरे ऊपर चली गई, है ना। हवा जो है दोस्तों गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से ऊपर चली गई, और इस वजह से इस क्षेत्र में अब आप देखते हैं कि यहां पर निम्न वायुदाब क्रिएट हो गया। क्या बन गया दोस्तों, इस जगह पर हम लोग देखते हैं कि इस जगह पर हमारा निम्न वायुदाब हमें बनता हुआ दिख गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे कि भारत के अंदर जो हमारी जलवायु है ना वो किस तरीके से मुख्तलिफ है, अलग है, इसको देख रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो ये हवाएं हैं ये किस तरीके से, या फिर जिसे हम लोग वायु के नाम से पुकारते हैं, ये किस तरीके से अपना क्या करती हैं दोस्तों, संचालन करती हैं, अपनी स्थिति को बताती हैं या फिर आगे बढ़ती हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारी हवाएं हैं ना वो क्या करती हैं दोस्तों, वो उच्च वायु दाब से क्या करती हैं दोस्तों, ये उच्च वायु दाब से बढ़ती हैं किस तरफ, निम्न वायु दाब की तरफ। इन्हीं स्थिति में हम देखते हैं कि हमारी हवाएं चलती हैं, और इसी की वजह से हमारे अलग अलग आप देखते हैं कि हमारी जो ऋतु है या फिर जो हमारी सर्दी गर्मी बरसात है वो बनती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि भैया जी गर्मी का आप देखते हैं कि दोस्तों महीना चल रहा है, गर्मी का समय है, और इस गर्मी के समय में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी धरती है, जो हमारी जमीन है, आप देखते हैं कि दोस्तों गर्म हो गई। अब जमीन के गर्म हो जाने की वजह से जमीन के ऊपर जो हवा थी दोस्तों वो आप देखते हैं कि वो ऊपर उठ गई, जमीन के ऊपर जो हवा थी वो आप देखते हैं कि वो ऊपर चली गई। ठीक, अब जमीन के ऊपर जो हवा थी, धरती के ऊपर जो हवा थी वो गर्म होने की वजह से ऊपर चली गई, और यहां पर आप देखते हैं कि इस स्थिति में हम देखते हैं कि जगह खाली हो गई। तो जब गर्मी की वजह से हम देखते हैं कि जो धरती थी वो गर्म हुई, और धरती के गर्म हो जाने की वजह से जो यहाँ की हवा थी वो ऊपर चली गई, तो फिर इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है दोस्तों, इस स्थिति में हमें निम्न वायुदाब बनते हुए दिखता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें दोस्तों कि मान लीजिए कि कहीं पर हमारा तालाब है ना, आप देखते हैं कि गर्मी का ही समय है लेकिन वहां पर तालाब है। अब सूरज की रोशनी इस तालाब पर पड़ेगी तो ये थोड़ा अपेक्षाकृत आप देखते हैं कि ठंडा रहेगा, जमीन तो एकदम से तप जाएगी, लेकिन जो हमारा तालाब होगा, नदी होंगी, है ना, वो थोड़े आपको गर्मी में भी थोड़े ठंडे दिखेंगे। अब तालाब के ऊपर भी आप देखते हैं कि दोस्तों वायु होगी, और यहां पर आप देखते हैं क्योंकि यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं है तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होती है वहां पर हमारा उच्च वायु दाब आपको बनता हुआ दिखता है। पता है ना आपको, जी हाँ। और भैया फिर हम क्या देखते हैं दोस्तों, आपको इतना पता है कि जो हमारी हवाएं होती हैं वो हमेशा से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। गर्मी थी, धरती गर्म हुई, धरती गर्म होने की वजह से जो हमारी हवा थी वो ऊपर चली गई, उसके बाद यहां पर निम्न वायुदाब बन गया। वहीं अगर हम लोग नदी नालों की बात करें, तालाबों की बात करें, नदियों की बात करें, वो थोड़े ठंडे थे, ठंडे होने की वजह से वहां पर उच्च वायुदाब बना रहा, यहां पर हवा ऊपर नहीं गई, और इसी वजह से अब आप देखते हैं कि जो हवा होगी ना वो उच्च वायुदाब से, यहां से आप देखते हैं कि जो हवाएं होंगी वो निम्न वायुदाब की तरफ आना शुरू करेंगी, अपने साथ पानी लेकर आएंगे, और फिर यहां पर बारिश का मौसम बनता हुआ हमें दिखेगा। ठीक, तो आप देखते हैं कि ये जो हमारी हवाएं चलती है ना दोस्तों, यहां पर हमने क्विकली इसको रिपीट कर लिया कि जो एयर प्रेशर होता है, इस हवा के आप देखते हैं कि प्रेशर की वजह से भी, वायु दाब की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि जहां पर निम्न वायु दाब होता है वहां से हम लोग देखते हैं कि उच्च वायु दाब की हवाएं निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं, और उसी की वजह से भारत के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की हमें हमारी ऋतुएं या फिर हमें अलग अलग प्रकार की हमारी जलवायु देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीजों को और अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पर लिखा है कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में रहता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं और कोलियालिस बल के कारण दाहिनी और विपेक्षित होकर विषुवत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। सर जी क्या क्या बता दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए एक बार आपको अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग दुनिया के मानचित्र को देखें दोस्तों, है ना, दो चीजों को आपको क्लियर करते चलना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक, यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में हर चीज अच्छे तरीके से समझती रहे और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग अपने मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दें। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है या फिर हमारी पृथ्वी है।
भैया जी पृथ्वी के एकदम बीचम बीच से एक रेखा निकलती है, ठीक है। असलियत में गुजरती है नहीं दोस्तों, काल्पनिक रेखा है। और इसी रेखा को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इसी रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक। हम देखते हैं कि दुनिया के एकदम बीचम बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा ने दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाला जो भाग कहलाता है दोस्तों, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध इसे कहा जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं नीचे वाले इस क्षेत्र की, तो इसको अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। पता है ना आपको? जी हां, अपने पिछले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया था वैसे, ठीक। तो दुनिया के एकदम बीचम बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसने दुनिया को 2 बराबर भागों के अंदर हम देखते हैं कि बांट दिया है, ठीक। अब दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा से एक बार मैप पर क्या करता हूं, चीजें समझाने की कोशिश करता हूं ताकि हम लोग अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए और कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समझ बिल्कुल भी नहीं रहे, ठीक है जी। चलिए मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी, अरे भैया गोला ही सही से नहीं बन रहा है, ठीक। एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी से आप देखते हैं कि दोस्तों क्या है कि एकदम बीच से एक रेखा गुजरती हुई हमें दिख रही है, और इस रेखा को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? ये जो पृथ्वी की एकदम बीचम बीच से एक रेखा निकल रही है ना, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसने दुनिया को क्या किया है दोस्तों? इसने दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों उसको अपन लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। और जो नीचे वाला हम लोगों का भाग है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चलिए ये हमारा क्लियर हुआ। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि दुनिया 2 बराबर भागों में बट गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही आपको याद होगा हमने आप सभी के साथ एक कर्क रेखा के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कर्क रेखा का खेल क्या है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग यहाँ पर आपको समझ रहे हैं। दुनिया के एकदम बीचम बीच से जो रेखा गुजरी उसने दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा, नीचे वाले भाग को अपन लोगों ने दक्षिण गोलार्ध कहा। अब हमारा ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के बीच से भी एक रेखा गुजरती है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में भी आप देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध से भी बीच से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और ऐसे ही हमारा ये जो दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों, इस दक्षिणी गोलार्ध के भी बीच से आप देखते हैं कि एक रेखा गुजरती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है मकर रेखा, है ना। असलियत में नहीं है ये रेखाएं, बस ये सारी हमारी एक तरीके से काल्पनिक रेखा है ताकि हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को समझ सके। अब ये जो हमारी कर्क रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा है ये हमारे प्यारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आशा है कि अब आपको याद हो गया होगा, ठीक। अब होता क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी हवाएं हैं ना वो कैसे चलती हैं। आप सभी को पता है, हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी हवाएं हैं वो क्या करती हैं? वो हमेशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से आप देखते हैं कि जो निम्न वायुदाब होता है उस तरफ चलती हैं। ये पता है ना आपको, अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर आए हैं। जी हां, दुनिया में जितनी भी आप देखते हैं कि जो हमारी हवाएं हैं वो क्या करती हैं? वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो जहां पर निम्न वायुदाब होगा वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर हवाएं आनी पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। कैसे ये पूरा खेल होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम लोग इस बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि भैया हमारा जो प्यारा भारत है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। अगर हम लोग दुनिया के मानचित्र को देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत कहां पड़ता है तो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, है ना। यहां पर हमारा प्यारा भारत आपको दिखता है और इस उत्तरी गोलार्ध में भी जो कर्क रेखा होती है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा ये भारत है वहां पर आप लोग देखते हैं कि व्यापारिक पवनें आपको आती हुई दिखती हैं। अब ये व्यापारिक पवनों को हम लोग व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो व्यापारिक पवनें हैं इनके जरिए पुराने समय के अंदर जो व्यापारी लोग थे वो क्या करते थे दोस्तों? समुद्रों में लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। तो अब यहां से हम लोग कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। भैया जी होता क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये भारत के एकदम बीचम बीच से जो रेखा गुजर रही है दोस्तों, भारत के एकदम बीचम बीच से ये जो रेखा गुजर रही है इसे हम लोगों ने कर्क रेखा के नाम से पुकारा है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप लोग देखें दोस्तों, इस तरफ जो हमारा दिख रहा है ये क्या है दोस्तों? ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है हमारा अरब सागर, ठीक है जी। चलिए अब होता क्या है, आप देखते हैं कि जो मैदानी भाग है जहां पर जमीन है
यहां पर आपको दिखता है निम्न वायुदाब, है ना। जहां पर जमीन होगी वो आपको गर्म दिखेगी, पता है ना आपको, इतना तो पता है कि जहां पर जमीन है वो गर्म होगी थोड़ी, और गर्म होने से वहां पर हमें दिखेगा निम्न वायुदाब। और ये जो समुद्र के ऊपर वाला क्षेत्र है, यहां पर पानी है, पानी होने की वजह से यहां पर ठंडक होगी, तो यहां पर होगा उच्च वायुदाब। और इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि समुद्र से ये जो हवाएं होती हैं, ये आप देखते हैं कि ये जो हमारी समुद्र से आने वाली हवाएं होती है ना, ये क्या करती हैं दोस्तों, ये फिर आपको दिखता है कि बंगाल की खाड़ी हुई या फिर आप देखते हैं कि अरब सागर हुई, ये हमारे भारत की तरफ आना शुरू कर देती है। ठीक, अब होता क्या है दोस्तों, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें होती हुई दिखती है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, जिसे हम लोग कहते हैं कोरियालिस बल। अब ये कोरियालिस बल क्या है, इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हमारी हवाएं हैं, अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें तो आप देखते हैं कि जो हमारी ये हवाएं हैं ना, ये क्या कर रही हैं दोस्तों, ये भारत में आने की कोशिश कर रही हैं, समुद्र से जमीन की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आ रही है। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो हवाएं हैं ना, इनकी दिशा बदल जाती है, विपरीत हो जाती है। क्यों विपरीत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का बल है, एक प्रकार की फोर्स है, जिसे हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। और ये कोरियालिस बल क्या करता है दोस्तों, जैसे आप लोग देखें कि अगर आप लोग देखें कि हमारी हवा आ रही है, या आप लोग देखें कि उत्तरी गोलार्ध से अगर नीचे की तरफ हवा आ रही है, इसको इस तरीके से आना चाहिए बिल्कुल सीधा, पृथ्वी के एकदम बीचम बीच ये फोर्स मौजूद होती है, और ये क्या करती है दोस्तों, ये हवा को चेंज कर देती है, उसकी दिशा को चेंज कर देती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा ऊपर जा रही है ना, इस तरीके से जा रही है, अब उसको सीधा जाना चाहिए, आप देखते हैं कि जो हमारा कोरियालिस बल है वो हवा को विपरीत दिशा में परिवर्तित कर देता है। समझ में आया। तो हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे भारत के अंदर ये जो व्यापारिक पवन है, जिन्हें हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, जिसके जरिए लोग व्यापार किया करते थे, ये आती हैं, और ये कोरियालिस बल की वजह से आप देखते हैं कि ये इनकी दिशाएं भी बदल जाती हैं, और ये जब दिशाएं बदल जाती हैं तो ये भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की जो जलवायु की स्थिति होती है उसको हमें बनाते हुए दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपके सामने इसको डिस्कस किया कि भारत के अंदर अगर आप लोग देखें कि मुख्य तौर पर जहां पर हवा पहुंच जाती है वहां पर तो हमें अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि बारिश होते हुए दिखती है, और जहां पर हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर हमें कम बारिश होते हुए दिखती है। और ये कोरियालिस बल क्या है दोस्तों, कोरियालिस बल आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर कोरियालिस बल हमें बताता है कि भैया दुनिया के बीचम बीच से आप देखते हैं कि एक प्रकार की ये फोर्स या फिर ये बल मौजूद है, जिसे हम लोग कोरियालिस बल के नाम से पुकारते हैं। और ये कोरियालिस बल क्या करता है दोस्तों, ये कुछ नहीं करता भैया जी, आप देखते हैं कि जो हमारी उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं होती हैं, जब ये दक्षिणी गोलार्ध में जा रही होती हैं, है ना, आप देखिए उत्तरी गोलार्ध से कोई हवा अगर दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है बिल्कुल नीचे जाएगी, लेकिन ना ये उसकी दिशा को चेंज कर देता है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा जा रही होती है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा ऊपर जा रही होती है, तो उसकी दिशा को भी आप देखते हैं कि हमारा ये कोरियालिस बल उस हवा को भी कोरियालिस बल विक्षेपित या फिर बदल देता है, और इसी को हम लोग कोरियालिस बल या फिर फेरेल के नियम के भी नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां से अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उनको भी एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे, और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। ठीक है बड़े, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर एक चीज हमारे सामने लिखी हुई है दोस्तों, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं जेट धारा। भैया जी ये जेट धारा क्या है, और जेट धारा की पूरी कहानी क्या है, और ये किस तरीके से कार्य करती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग हमारी पृथ्वी को देखें, है ना, अगर आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर के बाहर जाएं तो घर के बाहर हमें दिखता है आसमान, है ना, और हमारे आसमान के ऊपर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि वायुमंडल होता है। हमारे आसमान के ऊपर आप देखते हैं कि जो आसमान के ऊपर पूरी की पूरी ना आप देखते हैं कि लेयर्स हैं, 5 लेयर्स मौजूद हैं, इसी को हम लोग पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के एकदम पास जो हमारा वायुमंडल है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से पुकारते हैं, उससे थोड़ा ऊपर जाने पे हमें दिखता है समताप मंडल, फिर दिखता है मध्य मंडल, फिर दिखता है आय मंडल, और फिर दिखता है हमारा बाह्य मंडल। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के शुरुआत में ही जो पड़ने वाला हमारा क्या है दोस्तों, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है, सबसे पहला आप देखते हैं कि रूप है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से पुकारते हैं, ये 12,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो जिस सरफेस में आप पहुंचते हैं वो हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। और इस क्षेत्र में, इस क्षोभ मंडल में आप लोग देखते हैं दोस्तों बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। क्या कहा जाता है, इस क्षोभ मंडल में आप लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, वायु चलती है, और इनकी जो गति होती है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि वो कितनी होती है, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की होती है, और सर्दी में ये 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आपको दौड़ती हुई दिखती हैं। और ये जेट धाराएं जो है दोस्तों, आपको दिखता है जितने भी हमारे आपको दिखता है कि एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उसके नीचे ही आपको उड़ते हुए दिखते हैं। जो जेट धारा होती है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि ये भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। तो जेट धारा क्या है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है
उस क्षोभ मंडल के अंदर तेजी से जो चलने वाली हवाएं होती हैं जिनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से गर्मी में और सर्दी के अंदर आप देखते हैं कि 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इसे हम लोग जेट धारा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और आप देखते हैं कि दोस्तों भारत के अंदर ये जो हमारी जेट धाराएं हैं ये गर्मी के मौसम को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में हमें बहती हुई दिखती हैं, और इन्हीं धाराओं के कारण भारत के उत्तर और उत्तर दक्षिणी पूर्व में चक्रवाती विक्षोभ हमें बनता हुआ दिखता है। इन्हीं हवाओं की वजह से हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर हम देखते हैं कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ बनता है। यानी कि अगर आप लोग देखें कि ये जो जेट धाराएं होती हैं ये सबसे पहले क्या करती हैं दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी हमारी जेट धाराएं हैं सबसे पहले भारत को किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं, ये गर्मी के मौसम को अगर हम लोग छोड़ दें तो पूरे साल ये हिमालय के दक्षिण में हमें बहती हुई दिखती हैं। तो अगर आप लोग, ये उत्तर दिशा है हमारी, ठीक है, इधर पड़ती है हमारी ये दक्षिण दिशा, इधर पड़ती है हमारी ये पूर्व दिशा और इधर पड़ती है हमारी ये पश्चिम दिशा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें कि हमारी ये जो जेट धाराएं हैं ये उत्तर में आपको बहती हुई दिखती हैं और उत्तर में आपको दिखता है कि दक्षिण की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आपको बहती हुई ये हमें दिख जाती हैं, हिमालय के आसपास के निचली क्षेत्र में दिखती हैं। और इन्हीं हवाओं की वजह से हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारा जो उत्तर भारत है और उसी के साथ जो उत्तर पश्चिमी भारत है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, चक्रवाती विक्षोभ यानी कि तेज हवाएं चलनी यहां पर शुरू हो जाती हैं, है ना। और इसी तेज हवाओं की वजह से हम लोग देखते हैं कि यहां का जलवायु थोड़ा अलग दिख जाता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिंदु हम लोग यहां से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो कृपया करके अपने चक्षुओं को, दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से खोलिएगा और हर एक चीज को बहुत ही सकारात्मक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पेपर में यहां से बहुत सारे सवाल आप देखते हैं कि दोस्तों बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉनसून के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब ये जो मॉनसून है दोस्तों, इसी को हम लोग सीधे सरल शब्दों में कहते हैं बरसात या फिर बारिश का आना। ठीक है, चलिए, और हम लोग देखते हैं दोस्तों ये जो हमारा समुद्र होता है यहीं से मुख्य तौर पर आपको पता है कि बारिश का पानी हमें आता हुआ दिखता है या फिर मॉनसून हमें आता हुआ दिखता है। तो भारत के अंदर मॉनसून कब आता है, किस तरीके से जाता है, उसकी पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण हमारा ये बिंदु आप देखते हैं कि बनता है। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, भारत के मानचित्र को आपके सामने रखते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में हमें स्थल कहां पर दिखेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में स्थल कहां पर है, आप कहेंगे कि सर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा स्थल है या फिर ये हमारी जमीन है। और यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये समुद्र के पास है, तो ये समुद्र के पास वाली हमें जगह दिख जाती है। ये पूरे तौर पर आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, स्थल दिखता है ना, सिर्फ जमीन ही जमीन है। समुद्र की उपयोगिता यहां पर हमें कम ही देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि गर्मी में समुद्र की तुलना में जो स्थल होता है वो अधिक गर्म होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सही आंसर देना होगा और जल्दी से आपको उसका आंसर हमारे सामने पेश कर देना होगा। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए कि भैया ये है मई का महीना, ठीक है, गर्मी हो रही है एकदम चटकदार, और इस मई के महीने में दोस्तों आप देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा उत्तर भारत है, मई का महीना है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा उत्तर भारत है, ये जो पूरा का पूरा हमारा उत्तर भारत है ना, ये हमारा उत्तर भारत हुआ दोस्त। ठीक है, जी हाँ, ये हमारा उत्तर भारत हुआ। मई के महीने में गर्मी ज्यादा कहां पर पड़ेगी, इधर पड़ेगी कि इधर पड़ेगी? आपको बताया कि सर मई के महीने में अगर हम लोग गर्मी के समय की बात करें तो ये जो हमारा उत्तर भारत है ना, यहां पर हमें अधिक गर्मी देखने को मिलेगी। क्या दिखेगी? अधिक गर्मी हमें हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है ना। तो अगर मई का महीना है तो जो स्थल होती है, जो जमीन होती है, वो ज्यादा गर्म होती है, और जो समुद्र के पास क्षेत्र होता है वो थोड़ा कम गर्म हमें दिखता है। और आपको पता है कि जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर क्या बन जाता है दोस्त, वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। याद है ना? जी हां, आपको पता है कि जहां पर भी गर्मी होगी वहां पर निम्न वायुदाब बन जाएगा, यहां की हवा थोड़ी ऊपर चली जाएगी, यहां पर लो एयर प्रेशर बन जाएगा। और गर्मी के ही समय में अगर हम लोग देखते हैं कि जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं, क्योंकि वहां पर पानी मौजूद है भैया, तो हम देखते हैं कि यहां पर आपका उच्च वायुदाब होगा। और आप सभी को पता है कि क्या होता है दोस्तों, कि जहां पर उच्च वायुदाब होगा तो वहां पर उच्च वायुदाब होने की वजह से अब उच्च वायुदाब की हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलना शुरू होती हैं। और कुछ इसी तरीके से आप देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि बारिश की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई कंफ्यूजन अपने बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में, ध्यान से देखिएगा दोस्त, हर बिंदु को आपके सामने रखते चलेंगे। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जो हमारा ये उष्णकटिबंधीय अभिसारण है गंगा के मैदानों की तरफ खिसकने लगता है। बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कि गर्मी का जब हमारा मौसम होता है ना, तो जो हमारा हिंद महासागर है, जैसे हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये इंडियन ओशन का है? बेटा ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग इंडियन ओशन के नाम से पुकारते हैं। अब आप देखते हैं कि हमारा ये जो इंडियन ओशन है ना, ये जो पूरा का पूरा हमारा इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, इस इंडियन ओशन से आप लोग देखते हैं कि लगभग 20
डिग्री अक्षांश के उत्तर में उच्च वायुदाब बनना शुरू हो जाता है। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आती रहे और कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रहे। तो बेसिकली भारत के अंदर जो बारिश की शुरुआत होती है ना, उसकी कहानी भारत के समुद्र से नहीं होती है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हमें होती हुई नहीं दिखती, बल्कि आप लोग देखते हैं कि इसकी कहानी की शुरुआत होती है, ये हमारा प्यारा भारत रहा दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो भारत से बहुत दूर आप देखते हैं कि दोस्तों मेडागास्कर कर एक क्षेत्र है। मेडागास्कर के ऊपर आप लोग देखते हैं कि यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां से भारत के अंदर जो आने वाली हवाएं होती है ना, जो बारिश करेंगी वो आती शुरू होती हैं। अब देखिए मान लीजिए कि गर्मी है, हम देखते हैं कि भैया जी मान लीजिए कि मई का महीना है, ठीक है, और इस मई के महीने में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस क्षेत्र के अंदर जो यहां पर हमें ये क्षेत्र दिख रहा है ना, यहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों यहां पर थोड़ी अधिक हमें क्या दिखती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि हमें गर्मी देखने को मिलती है। ये जो धरती वाला क्षेत्र हुआ है ना, भारत के आसपास का ये जो क्षेत्र हुआ, यहां पर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, यहां पर हमें अधिक गर्मी देखने को मिलती है और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमें निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। उसी समय के अंदर अगर आप लोग हिंद महासागर में मौजूद मेडागास्कर के आसपास के क्षेत्र को देखें तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों उच्च वायुदाब बना होता है। और अब मेडागास्कर के आसपास की जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, टुटक टुटक कर चाहे ना क्या करती हैं दोस्तों, स्टाइल से चलती हुई आगे बढ़ती हैं और वो क्या करती हैं दोस्तों, वो भारत की तरफ आना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, ये जो मेडागास्कर से आने वाली हवाएं होती हैं, यही भारत के अंदर हमारे मॉनसून को फिर प्रभावित करेंगी, भारत के अंदर बारिश होती हुई हमें दिखेंगी। तो भारत के अंदर जो बारिश हो रही है ना दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य तौर पर क्योंकि भारत में उस समय निम्न वायुदाब है ना, और वहीं अगर हम लोग बात करें हिंद महासागर में उस समय हाई एयर प्रेशर है, तो उच्च वायुदाब से हम देखते हैं कि निम्न वायुदाब की तरफ हमारी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर पूरे भारत में बारिश होगी, ठीक। तो इसकी शुरुआत किस तरीके से हो रही है वो तो हमने देख ली कि पहले तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो हमारा उत्तर भारत है वो ज्यादा गर्म है तो वहां पर निम्न वायुदाब है, वहीं जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर हमें उच्च वायुदाब दिखता है, ठीक है। और इसी वजह से हमारा जो आप देखते हैं कि अरब सागर हुआ और बंगाल की खाड़ी हुई, यहां पर जो बादल हैं वो तैयार हो जाते हैं कि भैया अब तो हमें ऊपर जाना है और बारिश करानी है। लेकिन यहां के बादलों को तैयार करने में रोल अदा करता है कौन दोस्तों, मेडागास्कर के आसपास की हवाएं। तो अगर आप लोग पूरे विश्व को देखते हैं तो उस समय हम अगर देखें तो जो हमारा प्यारा भारत है वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर लो एयर प्रेशर होता है, यहां पर गर्मी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है इस क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर हम देखते हैं कि यहां से जो हमारा उच्च वायुदाब बनता है वो फिर निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहां से हम लोग पूरे तौर पर समझने की कोशिश कर लेंगे कि आखिर भारत में बारिश की एंट्री कहां से हो रही है, कब से हो रही है, कौन से भारत के पूरे क्षेत्र को हम देखते हैं कि बारिश हमें आती हुई दिख जाती है। तो भारत में जो हमारा ये मॉनसून है दोस्तों, इसका समय जून की शुरुआत से शुरू हो जाता है। तो जून के महीने में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि क्या हो जाती है, हमारे प्यारे भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि जून के महीने में हमारे प्यारे भारत के अंदर बारिश की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और सितंबर के मध्य तक लगभग 120 दिन तक ये जो कालखंड होता है इसमें पूरा भारत आपको बारिश के अंदर सराबोर होता हुआ दिख जाता है। और मॉनसून के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सामान्य वर्षा में आपको वृद्धि होती हुई दिख जाती है। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मॉनसून फटना के नाम से या फिर मॉनसून विस्फोट के नाम से भी पुकारते हैं। तो भारत में जून के महीने से आप लोग देखते हैं कि बारिश का उद्गम या फिर बारिश की शुरुआत हमें होती हुई दिख जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों हमारी ये जो बारिश की शुरुआत है ना, ये कहां से होगी, इसको अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बारिश की शुरुआत हमारे समुद्र के इलाकों से ही हमें होती हुई दिखती है, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों है ना, बारिश में अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर जो हमारी बारिश होती है वो जून के महीने में हमें दिखता है कि शुरुआत होती हुई दिख जाती है। अब यहां से अगर आप लोग देखें दोस्तों है ना, ये जो हमारे भारत का मानचित्र है, तो आप देखते हैं कि मॉनसून जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए जून का महीना है, जून का महीना शुरू हो गया है दोस्तों, और हम देखते हैं कि भारत के अंदर बारिश की शुरुआत होने वाली है। और भारत के अंदर ये जो बारिश के आने वाले बादल है ना, ये दो तरफ से आपको एंट्री करते हुए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें दोस्तों, ये जो इस तरफ का जो हमारा क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ जो हमारा समुद्र का इलाका है, इसे हम लोग कहते हैं अरब सागर या फिर अरेबियन ओशन, ठीक है जी हाँ।
ध्यान से सुन लिया? जी हाँ, हमने बिल्कुल ध्यान से देखा। तो भारत के अंदर जो बादल आते हैं पानी के लिए, जो हवाएं आती हैं, वो दोनों तरफ से हमें एंट्री करते हुए दिखती हैं। बंगाल की खाड़ी से भी आएंगे और अरब सागर से भी आपको आते हुए दिखती हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं अरब सागर शाखा। तो जो बादल अरब सागर की तरफ से आते हैं उन्हें अरब सागर शाखा कहा जाता है, और जो बादल बंगाल की खाड़ी की तरफ से हमारे आते हैं तो उनको हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से पुकारते हैं, है ना। अब आप देखते हैं सबसे पहले ये जो हमारा अरब सागर से आने वाले क्या होते हैं दोस्तों, अरब सागर की जो हमारे आने वाली शाखा होती है ये क्या करती है, 10 जून के आसपास क्या कर लेती है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये मुंबई तक पहुंच जाती है। सबसे पहले ये केरला को टच करती है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसके 10 दिन के बाद आप देखते हैं कि महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है। तो जो अरब सागर से आने वाले अरब सागर शाखा है वो 10 जून तक आप देखते हैं कि केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तक हमें पहुंचते हुए दिख जाती है। और उसके बाद 15 जून तक आते आते ये गुजरात भी हमें पहुंचती हुई दिखती है। तो अरब सागर की जो शाखा है वो भारत के आप देखते हैं कि इस क्षेत्र को क्या करती है दोस्तों, 15 जून तक भारत के इस भाग को गीला कर चुकी होती है, बारिश यहां पर हो चुकी होती है, ठीक है। 15 जून तक हमारा जो सौराष्ट्र, कच्छ हुआ, भारत के इन क्षेत्रों में भी आप देखते हैं कि बारिश बड़े स्तर पर हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी, है ना, हमारी जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं होती हैं या फिर जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से भी पुकारते हैं, वो किस तरीके से कार्य करती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी जो होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये शाखा भी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है और जून के पहले हफ्ते तक ये असम तक आपको पहुंचती हुई दिखती है। तो यहां से जो हमारी ये हवाएं होती हैं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं, जून के पहले हफ्ते में ही ये असम तक पहुंच जाती हैं। देखिए असम तक पहुंच जाती हैं, तेजी से आगे बढ़ती हैं ये, है ना। और आप देखते हैं कि असम के आगे ना दोस्तों क्या दिखता है, यहां पर हमें हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख जाते हैं, यहां पर हमें हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख जाते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो शाखा है, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला क्षेत्र हुआ। आप देखते हैं कि एक सप्ताह के अंदर ही ये असम तक पहुंच जाते हैं इसके बादल, लेकिन यहां पर होते हैं बड़े बड़े हिमालय पर्वत, है ना। और इसी वजह से ये बादल हिमालय पर्वतों से टकराकर मुड़ जाते हैं। किस तरफ मुड़ जाते हैं भैया जी, ये मुड़ जाते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर का तरफ मतलब हमारा यूपी, दिल्ली, बिहार की तरफ ये मुड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा भारत के उत्तर के क्षेत्र में यानी कि यूपी, बिहार में बारिश करा देती है। तो अरब सागर की शाखा ने केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात तक हमने देखा कि इन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा दिया, बारिश हो गई। और जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सीधी गई, असम तक पहुंची, असम तक पहुंचने के बाद पहाड़ों से टकराकर वो मुड़ गई उत्तर भारत की तरफ। और उत्तर भारत में पहुंचने के बाद अब यही बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से हमारे जो बादल होते हैं वो उत्तर के मैदान में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, यहां पर बारिश करते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, उसके बाद कहानी को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके बाद ये जो दोनों शाखा है ना, ये गंगा के मैदान के अंदर आपस में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि केरल हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, इन सभी क्षेत्रों में अरब सागर की शाखा पहुंच गई और फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है ना। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो असम से होती हुई वो मुड़ जाती है। किस तरफ दोस्तों, आप देखते हैं कि उत्तर के मैदान की तरफ। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दोनों शाखाओं का होता है मिलन। और लगभग 29 जून के आसपास आप देखते हैं कि ये दोनों शाखा मिल जाती हैं और फिर ये उत्तर भारत में बड़े लेवल पर आपको दिखता है कि बारिश कराती हुई हमें दिखती है। और जुलाई के पहले हफ्ते में, जुलाई का जो हमारा पहला हफ्ता है ना दोस्तों, जुलाई के पहले हफ्ते में हम देखते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में हमारा यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हमारा हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यूपी का क्षेत्र हुआ, इन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बारिश हो जाती है। और 15 जुलाई तक आते आते हिमाचल प्रदेश हुआ, ऊपर के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि बारिश पहुंच जाती है। और कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 जून से शुरू हुआ जो भारत का आप देखते हैं कि बारिश का सिलसिला था वो 15 जुलाई तक पूरे भारत को क्या कर लेता है दोस्तों, बारिश से कवर कर लेता है, ठीक है। बारिश तो हो गई, अब बारिश के बादल वापस भी तो जाएंगे। अब ये जो हमारे बारिश के बादल होते हैं ये किस परिप्रेक्ष्य में वापस जाते हैं, उस कहानी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बिंदु को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं कि मॉनसून की वापसी भी तो होगी, बादल आए हैं, बादल जाएंगे भी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर के महीने में हम देखते हैं कि वापसी होती है। जो हमारे ये बारिश वाले बादल आए ना भैया जी, ये वापस भी जाते हैं। और ये कब जाते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि जून में इनकी शुरुआत हुई थी 1 जून के आसपास, यहां से हम देखते हैं। अब वापसी आप देखते हैं कि इनकी सितंबर के महीने से हमें होती हुई दिख जाती है, ठीक है।
हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर के मध्य तक आते आते जो हमारा मानसूनी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से हट जाता है। तो अक्टूबर तक आते आते जो ये मानसून की हवाएं होती है ना, ये भारत में आप देखते हैं कि हट चुकी होती है और उसके बाद आप देखते हैं कि तेजी से हमें बदलाव होता हुआ दिख जाता है और दिसंबर के शुरू होते होते तक आप देखते हैं कि जो मानसून है वो पूरे भारत से खत्म हो चुका होता है। सर्दियां हमें पूरे तौर पर आती हुई दिखती हैं और इसके पीछे की किस तरीके हम देखते हैं कि जो सबसे पहले है ना, हम देखते हैं दोस्तों क्या हुआ, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे सामने नहीं रहे। अगर हम लोग देखें कि सितंबर का महीना हो जाता है ना, या फिर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अक्टूबर का महीना हो जाता है, मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर का महीना है और मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि हमारे किस क्षेत्र में अधिक गर्मी हमें दिखेगी, है ना, सितंबर अक्टूबर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां अधिक गर्मी देखने को मिलेगी, उत्तर भारत में या फिर दक्षिण भारत में, ध्यान से जवाब दीजिएगा। मान लीजिए अक्टूबर का महीना है तो कहां पर गर्मी अधिक मिलेगी, आपको पता है कि अक्टूबर तक आते आते जो हमारा ये उत्तर भारत है यहां थोड़ी ठंड ठंड सी शुरू हो जाती है और दक्षिण भारत में थोड़ी गर्मी होती है। तो इसी वजह से अक्टूबर में ना हम देखते हैं कि दोस्तों यहां पर हमें दिखता है कि निम्न वायुदाब बन चुका होता है और यहां पर ऊपर के क्षेत्र में उत्तर भारत में हमारा उच्च वायुदाब यहां पर बन जाता है ना, थोड़ी यहां पर आप देखते हैं कि ठंड होने की वजह से, और हवा जो होती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो जैसे गर्मियों में कहानी थी, यहां पर सर्दियों में आप देखते हैं कि उल्टी हो जाती है भैया जी, है ना। ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है ना, यहां पर हमारी कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। सितंबर अक्टूबर के महीने में उत्तर भारत में थोड़ी ठंड ज्यादा होती है, दक्षिण भारत थोड़ा गर्म होता है, गर्म होने की वजह से यहां पर निम्न वायुदाब होता है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है और इसीलिए तो ये जो हमारी मानसून की हवाएं आई थी फिर ये वापस क्या करती हैं दोस्तों, नीचे की तरफ, है ना, हमारे उत्तर भारत दक्षिण भारत की तरफ जाना शुरू कर देती हैं और फिर दिसंबर तक आते आते ये हवाएं जो थी ये पूरे भारत को छोड़कर आगे बढ़ चुकी होती हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि भारत के अंदर द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली बारिश होती है, कि भारत में सबसे पहली बारिश कहां पर होती है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे द्वीप समूह है ना, आप देखते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, लक्षद्वीप द्वीप समूह हुआ, यहां पर हमें बारिश का सबसे पहला स्वरूप देखने को मिल जाता है और बड़े स्तर पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारी मानसून की बारिश हमें कुछ इस परिप्रेक्ष्य में आते हुए दिख जाती है। ठीक, और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी कहानी को आपके सामने रखा, है ना। और द्वीपों से मानसून की वापसी, और जो हमारे ये द्वीप समूह होते हैं दोस्तों, यहाँ से जो हमारे मानसून होते हैं या फिर जो बारिश होती है वो दिसंबर के एंड तक आप देखते हैं कि वो पूरे भारत से हमारे द्वीप समूह से भी अलग होती हुई हमें दिख जाती है और कुछ इस तरीके से बारिश का आना होता है और बारिश का जाना होता है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने मुख्य तौर पर जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको एक एक कर आगे रखा आपके सामने। कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है कि जेड धारा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जेड धारा 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चलने वाली हवा है। जेड धारा में गर्मी में 110 किलोमीटर और सर्दी में 184 किलोमीटर के करीब ये हवा चलती है। जेड धारा उत्तर पश्चिमी भारत में विक्षोभी चक्रवात को पैदा करती है। तीनों ही बातें जेड धारा के संदर्भ में बिल्कुल सही है। आपको दिखता है कि ये बिल्कुल सही कथन हमारी सभी जेड धारा से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही बनता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कोरियालिस बल से संबंधित है ना, ये आपको बताना है। देखिए कोरियालिस बल क्या करता है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उसके मध्य में मौजूद है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो हवाएं होती हैं ना, वो अगर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आ रही है तो उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और अगर कोई दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जा रही है हवा तो उसको भी वो प्रभावित कर देता है ना। और यही क्या करते हैं दोस्तों, इसी की वजह से हमारी जेड धारा की भी उत्पत्ति हमें होती हुई दिखती है। उपरोक्त डी जो है, उपरोक्त सभी, वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन अपन लोगों को देखने को मिलता है। अगला सवाल है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। भारत के अंदर मानसून का आगमन आप सभी को पता है दोस्तों कि जून के पहली तारीख को, 1 जून के आसपास हम देखते हैं कि इसका उद्गम या फिर शुरुआत हो जाती है ना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है और ये हमारी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से हम देखते हैं कि हमारी इसकी शुरुआत हमें होती हुई दिखती है। अगला सवाल है कि भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इनमें से कहां मिलती है। तो अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें, इधर दिखती है हमारी ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और इस तरफ दिखती है हमारी अरब सागर की शाखा, और ये दोनों ही क्या करती हैं दोस्तों, इनके ऊपर होते हैं बादल और ये बादल चलते हैं। ये हमारा केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, फिर गुजरात को अरब सागर गीला कर देता है पूरे तौर पर। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है असम, असम से फिर ये हिमालय पर्वतों से टकराकर पहुंचती है गंगा के मैदान में, और उसके बाद अरब सागर की भी शाखा गंगा के मैदान में पहुंचती है और फिर गंगा के मैदान में ही इन दोनों का क्या हो जाता है दोस्तों, होता है मिलन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है।
अगला है कि इनमें से कौन भारत की सबसे पहली बारिश कहाँ होती है, भारत में सबसे पहली बारिश कहाँ पर होती हुई हमें दिखती है, ये इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, केरल में, तमिलनाडु में, भारतीय द्वीप समूह में, या फिर असम, या फिर हिमालय में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हमें होती हुई दिखती है। भारत में से वो कौन सा इलाका है जहां पर हम देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हमें हो जाती है। तो अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें, जो हमारे वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी किनारा है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की बारिश हमें देखने को मिलती है। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने अपना ये जो जलवायु वाला चैप्टर था, इसके लेक्चर नंबर 2 को आप सभी के सामने डिस्कस किया है। आप सभी से मुलाकात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में। जो अब तक हमने समझा है उसमें बारिश का आना, बारिश का जाना किस तरीके से होता है उसको जाना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी ये ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी, इसकी पूरी कहानी को करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।